So we will quickly revise what we have seen in the last section. Last lecture में हमने रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था. So अभी आप सबको more or less पता ही है, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट when light enters from one medium to another medium. Light, if it is traveling from rarer to denser, it bends towards normal, and if it is traveling from denser to rarer, it bends away from normal. So ये basic idea आपको already है. And then we have defined what is refractive index. Basically जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो उसका बेंडिंग होता है. ये बेंडिंग इसलिए होता है क्योंकि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा, लाइट का स्पीड चेंज होता है. तो एक गिवन मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है ये हम देते हैं, बताते हैं फ्रॉम अ पैरामीटर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So what is speed of light in a given medium? It is given by something called as absolute refractive index. Absolute refractive index हमने define किया था as a ratio of speed of light in air or vacuum, मतलब C upon speed of light in medium V. और हमको पता है speed of light is fastest in vacuum or air, and in any other medium it is small. तो speed in medium V is less than C. इसका मतलब होता है 1 is less than C by V. इसका मतलब होता है C by V is greater than 1. But C by V क्या है? What is C by V? Refractive index. So refractive index of any medium other than air or vacuum is greater than 1. इसके बाद हमने डिफाइन किया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है सराउंडिंग मीडियम इज ईदर एयर और वैक्यूम. तो जब तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर और वैक्यूम. फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास. तो ग्लास के सराउंडिंग में कौन है? वाटर. तो उस केस में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफाइन करेंगे दैट विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज बाय डेफिनेशन μ2 by μ1, where μ2 is absolute refractive index of medium 2 and μ1 is absolute refractive index of medium 1. तो μ2 होता है if you remember C upon V2 और ये आता है C upon V1. C हो गया कैंसल. So you have μ2 1 as V1 by V2. So refractive index of medium 2 with respect to 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to that of speed of light in medium 2. अब इसके बाद हमने डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के लिए व्हाट वी हैव डन इज हमारे पास एक ग्लास स्लैब है या फिर यू कैन आल्सो टेक दिस एज वाटर. तो यू हैव फॉर एग्जांपल अ टैंक ऑफ वाटर. इस वाटर टैंक में वाटर इज फिल्ड और नीचे एक ऑब्जेक्ट है. तो यू हैव अ ऑब्जेक्ट एट द बॉटम. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा फ्रॉम रेरर मीडियम, तो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम. तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है. सो इट अपीयर्स टू बी रेज. तो ये जो रियल डेप्थ था, रियल डेप्थ मतलब टैंक का जो डेप्थ है दैट इज कॉल्ड एज रियल डेप्थ. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये वाटर टैंक है, मैंने अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, हेवियर है, तो ऑब्जेक्ट नीचे आके सेटल हो जाएगा, मतलब नीचे आके वो रुक जाएगा. तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट? आर. डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ टैंक. इसको तुम बोलते हो रियल डेप्थ. और वो हमको अपीयर कितने डिस्टेंस पे होता है उसको बोलते हो एपरेंट डेप्थ. तो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू अस लिटिल अबो, मतलब इट अपीयर्स रेस्ड, तो इसको आप बोलोगे एपरेंट डेप्थ. फॉर एग्जांपल मे बी इसका रियल डेप्थ 10 फीट है और आपको ऑब्जेक्ट अपीयर कहाँ पे हो रहा है? 4 फीट पे. तो एपरेंट डेप्थ इज 4 फीट एंड रियल डेप्थ इज 10 फीट. अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने का सिंपल सा रीजन था क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो लाइट है, जो रेज है, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? डेंसर टू रेयर. And whenever light travels from denser to rarer, it bends away from normal. So light का जो bending है, it is away from normal. That is why it appears little raised. अब अगर आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिया था सो दैट यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. देन अगेन इफ यू रिमेम्बर
ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। गुड। देन ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर को क्या समझ में आता है, उसको ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वहां से रे कैसा आ रहा है, स्ट्रेट। इनफैक्ट जो रे आ रहा था वो बेंड होके आया, बट फॉर एन ऑब्जर्वर उसको नहीं समझ में आता ना, उसको क्या दिखता है, रे इज कमिंग स्ट्रेट। तो देन हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, इफ यू रिमेम्बर। और अगर आपको याद होगा इसको हमने बोला था एक्स डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस भी एक्स है ऊपर। तो इफ दैट डिस्टेंस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स आ जाएगा। गुड। एंड एंगल्स हमने कल देखे थे, याद है क्या, एंगल्स एंगल्स एंगल्स, डू यू रिमेम्बर? ये एंगल आर है, तो ये टोटल एंगल कितना है फिर, आर क्यूब, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये आर है तो ये कितना है, 90 माइनस आर, क्योंकि टोटल एंगल कितना था ये 90, तो ये आ गया 90 माइनस आर। और ये कितना है 90, 90 प्लस 90 माइनस आर प्लस समथिंग इक्वल टू 180, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। वो पूरा सॉल्व करके ये आ गया था आपके पास आर, तो दिस इज आर। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट आर। बराबर, यहाँ तक क्लियर? तो उसके बाद क्या किया था हमने, हमने पहले दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए, एक जिसमें आई है दूसरा जिसमें आर है, वहां से निकाला tan आई। व्हाट इज tan आई बाय डेफिनेशन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आई को अपोजिट कौन है, x, एडजेसेंट कौन है, r, तो x अपॉन r। और अगर एंगल स्मॉल हुआ, इफ i इज स्मॉल देन tan i इक्वल टू sin i। Similarly, you can take tan r. What is tan r? What is tan r? Opposite x, adjacent a, तो x अपॉन a। और अगर ये r भी स्मॉल हुआ तो फिर ये आ जाएगा sin r। फिर इन दोनों को तुम डिवाइड कर दोगे, तो व्हेन यू डिवाइड दिस, जस्ट डिवाइड दिस टू, समझ में आ जाएगा आपको। डिवाइड करने से पहले एक काम करो, सेल्फ को अप्लाई कर लो। ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ये μ1 और ये μ2। तो μ1 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1, व्हाट इज एंगल इन मीडियम 1, I, इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2, R, साइन R। तो यहां से μ1, मैं एक काम करता हूँ, μ1 को म्यू बोल देता हूँ, और μ2 की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि ऊपर क्या है एयर। तो म्यू म्यू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। तो ये मिल जाएगा म्यू इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से भी आपको साइन आर बाय साइन आई मिल सकता है, तो डिवाइड कर लो, साइन आर बाय साइन आई। व्हाट इज साइन आर, एक्स अपॉन ए। व्हाट इज साइन आई, एक्स अपॉन आर, एक्स एक्स कैंसल, तो आर बाय ए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड है साइन आर बाय साइन आई, वो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू गेट म्यू इक्वल टू आर बाय ए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ तक हमने कल देखा था, यहाँ तक हमने कल कवर किया था। अब तुम तो 10 मिनट जल्दी आ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कह लो। तो एनीवेज टाइम पे पहुंचो। तो होपफुली ये क्लियर है, ऐसा मेरा अजम्पशन है, और होपफुली अजम्पशन ट्रू है। तो इतना समझ में आएगा तो अगला समझ में आएगा। तो अभी यहाँ से तुमको क्या समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, तो व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, क्योंकि ये मैटर करेगा। हम अभी दो अलग अलग केसेस देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी टू डिफरेंट केसेस, एंड फॉर बोथ ऑफ देम यू मे हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो पता होना चाहिए। केस नंबर 1 तो हमने अभी अभी देखा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। और जो दूसरा केस होगा वो होगा उल्टा। क्या उल्टा, ऑब्जेक्ट इन
rarer medium, object in a rarer medium and observer in denser medium, and observer in denser medium. तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन से फॉर्मूला आने वाले हैं। तो नंबर वन, सबसे पहले इन दिस केस अभी अभी हमने देखा था वाटर में ऑब्जेक्ट था, एन ऑब्जेक्ट वाज एट द बेस ऑफ दिस वाटर टैंक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था रियल डेप्थ पे था ऑब्जेक्ट, हमको अपीयर हुआ यहाँ पे एपरेंट डेप्थ। So you have an object which is basically at a distance of r. It appears to us at a distance of a, and we already know refractive index is equal to real depth upon apparent depth, so r by a. But the point is कि हमको shift find करना होता है। shift का मतलब बहुत सिंपल है। देखो अब था नीचे, अपीयर हो रहा है ऊपर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमको शिफ्टेड अपीयर हो रहा है। कितना शिफ्ट है, ये इतना शिफ्ट है s। तो हमको क्या फाइंड करना है, शिफ्ट। तो whenever you look at an object from rarer medium and the object is in denser medium, it appears to be shifted. Actually it appears nearer, जितना दूर है उतना दिखता नहीं है, पास में दिखता है। तो हमको फाइंड करना है शिफ्ट कितना है। तो कैसे फाइंड करोगे शिफ्ट, r इक्वल टू a प्लस एस। r डिस्टेंस क्या है, a प्लस एस, तो r इक्वल टू a प्लस एस। तो s क्या आएगा, r माइनस ए। वेरी गुड, तो s इक्वल टू r माइनस ए। अब देखो बात यह है ना कि ये फॉर्मूला चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, सोचो सोचो, क्यों नहीं चलेगा ये फॉर्मूला। करेक्ट है, गलत नहीं है, बट यू कैन नॉट यूज इट। व्हाई, यस, क्योंकि ये एपरेंट डेप्थ है। मैंने पहले ही बताया एपरेंट इज समथिंग दैट ओनली अपीयर्स, वो होता नहीं है रियल लाइफ में। तो तुम रियल डेप्थ तुम मेजर कर लोगे, कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल एक स्विमिंग टैंक था, तो तुमने उसमें मीटर टेप डाल दिया, जहां पे वो टच हुआ और ऊपर तुम रीड कर लेते हो, हाँ 8 फीट 9 फीट, तो रियल डेप्थ तो मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जहां अपीयर हो रहा है और वो इल्यूजन है, इल्यूजन इज समथिंग दैट इज नॉट रियल, तो वो तो तुम मेजर नहीं कर सकते, मतलब तुमको ए तो मिल नहीं सकता। फिर हमको यही फॉर्मूला को दूसरे तरीके में लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा फ्रॉम विच वी कैन मेजर शिफ्ट। शिफ्ट को तो मेजर कर पाओ, तो इसके लिए एक काम करेंगे। हमको म्यू पता है, क्या है, आर बाय ए। वेरी गुड, म्यू इज आर बाय ए। तो एक काम करो, यहाँ से आर को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो ये जो फॉर्मूला है ना शिफ्ट का, एस इक्वल टू आर बाय ए, आर निकाल लिया कॉमन, आर निकाल लिया कॉमन, ओके। तो ये आ गया 1 माइनस, क्योंकि आर तुमने कॉमन निकाले तो 1 माइनस ए बाय आर। अब बाय आर क्यों किया, मैंने पहले ही बताया था कि जब यहाँ पे न्यूमरेटर में आर था नहीं, तुमने कॉमन निकाला, तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। जिनको नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर करो, फिर आर कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बाय आर। तो ये आ जाएगा शिफ्ट इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस, एक काम और करेंगे, न्यूमरेटर ऑलवेज गो इनटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, बराबर। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ए ऐसा है जो हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब मुझे इक्वेशन में ए नहीं चाहिए, तो ए नहीं चाहिए तो गायब करना पड़ेगा उसको। तो कैसे गायब होगा, तो शिफ्ट इक्वल टू एस इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस व्हाट इज आर बाई ए, व्हाट इज आर बाई ए, म्यू। तो हो गया, शिफ्ट मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि म्यू तुमको पता होता है, ग्लास के लिए 1.5 और वाटर के लिए 4/3। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या वो उसको न्यूमेरिकली आता है, तो आपको अभी से पता होगा। तो फॉर ग्लास, अगर हमारे पास ये जो मीडियम है डेंसर मीडियम को ग्लास हुआ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉइन था, मैंने उसके ऊपर ग्लास का स्लैब रख दिया और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो ग्लास ग्लास इज डेंसर मीडियम और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ग्लास के अंदर है। तो उस केस में शिफ्ट कितना होगा, फिर आपको पता है फॉर ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, मतलब 3/2। तो 1.5 बोलो 3/2 बोलो, एक ही बात है। तो यू हैव एस इक्वल टू आर 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 माइनस 1 मतलब कितना, 0.5 अपॉन 1.5, 1 एंड 3 जा। तो शिफ्ट विल बी r by 3। शिफ्ट कितना होगा, r by 3, रियल डेप्थ अपॉन 3। तो शिफ्ट विल बी रियल डेप्थ अपॉन 3 प्रोवाइडेड व्हाट प्रोवाइडेड,
इफ द डेंसर मीडियम इज ग्लास, तो अगर ऑब्जेक्ट ग्लास के नीचे है या ग्लास के अंदर है तो शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट कितना होगा r/3, शिफ्ट कितना होगा r/3। वेरी गुड। तो व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ? ये तो तुमने शिफ्ट बताया ना, तुम तो शिफ्ट बताया कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्टेड दिख रहा है, कितना शिफ्टेड दिख रहा है r/3। तो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? 2r/3। अरे ये फॉर्मूला देखो यहाँ से, थोड़ा जागो, आज सब नींद में दिख रहे हो मेरे को। तुमको क्या फाइंड करना है? ए कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? क्या आएगा? r-s। अभी तुमने s फाइंड किया कि नहीं किया? कितना आया? r/3। तो ये क्या आ जाएगा? 2r/3। तो apparent depth is 2r/3, shift is r/3। एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 9 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है, उसके नीचे एक कॉइन रख दिया और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ व्हाट इज द शिफ्ट? 3 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट है? 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ? 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज रियल डेप्थ? 3 + 6 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत बेसिक बेसिक आइडिया है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, इट अपीयर शिफ्टेड, इट अपीयर एट अपरेंट डेप्थ। तो r = a + s, तो s = r - a, क्योंकि a वी कैनॉट डायरेक्टली मेजर, वो है दिखता है लेकिन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो r कॉमन निकाल लिया और ये जो a था इसको लेके गया डिनोमिनेटर में, तो r/a बन गया, तो हो गया 1 - 1/μ। और अगर बाय चांस द मटेरियल इज ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, shift is r/3, तो apparent depth is 2r/3। तो apparent depth in this case is 2r/3। लिख देता हूं मैं यहाँ पे apparent depth a = r - s, which is r - r/3, that is equal to 2r/3। और अगर वाटर हुआ तो what is refractive index of water? हाँ, 1.33 को मैं लिखूंगा 4/3। तो इस केस में टेल मी व्हाट इज द शिफ्ट? What is the shift? Same formula you will apply. R1 minus 1 upon mu. What is mu? हाँ, 4/3, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो R1 minus 3/4। What is 1 minus 3/4? 1/4। तो आ जाएगा R/4। बराबर। तो what is apparent depth? 3r/4। तो apparent depth will be 3r/4। For example, there is a swimming tank which is 10 feet deep. A swimming tank is 10 feet deep. So what is real depth? 10 feet, right? An object at the bottom of the tank appears to be shifted by 2.5। रियल डेप्थ कितना था? 10 फीट। तो 10/4 is 2.5। तो व्हाट विल बी एपरेंट डेप्थ? 7.5। दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए? 10। एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट का एडिशन क्या आना चाहिए? रियल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इस केस में क्या होगा? 3r/4। वैसे ही किया मैंने, a = क्या किया? r - s। तो ये हो गया हमारा पहला केस खत्म। अब आ जाते दूसरे केस पे। अब उल्टा भी तो हो सकता था ना, कि हमेशा ऐसा ही होगा कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। उल्टा भी हो सकता है। एग्जांपल बताता हूँ। मे बी, आई डोंट नो इफ समवन ऑफ यू स्विम, शायद आप में से कोई स्विमिंग करता होगा। तो स्विमिंग करते करते यू गो लिटिल डीप इनसाइड द स्विमिंग पूल एंड यू लुक अप। तो वेयर इज द ऑब्जर्वर? डेंसर मीडियम। और फिर वहां से तुमको दिखा एक पंछी जा रहा है। हु इज द ऑब्जेक्ट? दैट फ्लाई, जो भी होगा, बर्ड होगा, वो होगा, एंड दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इस केस में? रेयर मीडियम। एंड ऑब्जर्वर कहाँ पे है? डेंसर मीडियम। तो इसका उल्टा केस भी हो सकता है। तो इन द फर्स्ट केस ऑब्जर्वर था यहाँ पे रेयर मीडियम में, अब उल्टा है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। तो ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। इस पे क्वेश्चन है आगे, आज टाइम मिला तो आज ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मे बी अ बर्ड विच इज फ्लाइंग बाय, मे बी एरोप्लेन, बट एरोप्लेन बहुत छोटा होता है तो दिखेगा नहीं। छोटा मतलब हमको छोटा दिखता है क्योंकि वो बहुत दूर होता है। गुड। तो मे बी यू नॉट बी एबल टू सी।
तो एनीवेज अब फिर मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज करूंगा, थोड़े से वर्ड चेंज करने पड़ेंगे, हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। ये इसका रियल क्या है, रियल डेप्थ है, क्या है ये, रियल डेप्थ। मैं यहाँ पे रियल डेप्थ नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे रियल हाइट बोलूंगा। बुक में रियल डेप्थ यूज करते हैं तो मैंने नोट्स में रियल डेप्थ लिख के लिखा है, बट दैट इज एक्चुअली रियल हाइट, द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, अंदर से नहीं, सरफेस से। इस केस में उल्टा होता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट दूर था उतना दिखता नहीं है, वो पास में दिखता है, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर। यहाँ पे उल्टा होता है, इट अपीयर्स फार्दर अवे, तो ये हमको दूर दिखता है। और ये जो हाइट है इसको मैं बोलूंगा एपरेंट हाइट, क्या बोलूंगा इसको मैं, एपरेंट हाइट। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, शिफ्ट। क्लियर। तो जब आप डेंसर मीडियम से देखोगे और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, तो जितना दूर वो ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा दूर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, bird was flying at a height of 10 feet, but you will always see that it is more than 10 feet, 15 फीट, 20 फीट, वो डिपेंड करेगा। तो एनीवेज, तो अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है उल्टा। यहाँ पे क्या था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यहाँ पे होगा एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। दोनों ही केसेस में, इन बोथ द केसेस यू आर मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेम मीडियम। यहाँ पे भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मेजर कर रहे थे, यहाँ पे भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मेजर कर रहे हो। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर वाज इन रेयर मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। सिर्फ फॉर्मूला उल्टा हो गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आर था ए प्लस एस, यहाँ पे ए है आर प्लस एस, तो यहाँ पे एपरेंट हाइट ए इज रियल हाइट प्लस शिफ्ट। तो यहाँ पे शिफ्ट मिला था आपको आर माइनस ए, वहां पे मिलेगा ए माइनस आर, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट मिल जाएगा ए माइनस आर। फिर से सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि ए हम मेजर कर नहीं सकते क्योंकि दैट इज समथिंग विच ओनली अपीयर्स। तो हमने यहाँ से आर कॉमन निकाला था, वहां से भी आर कॉमन निकाल लो, तो एस इक्वल टू आर कॉमन निकाल लिया, आर कॉमन निकला तो ए बाय आर माइनस वन। लेकिन व्हाट इज ए बाय आर, म्यू, तो म्यू माइनस वन। तो शिफ्ट इन दिस केस इज ओनली आर इंटू म्यू माइनस वन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, आर इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। मैं थोड़ा आपके लिए आसान कर देता हूँ इसको, भूलोगे नहीं। इफ यू रिमेम्बर इट लाइक दिस, शिफ्ट इक्वल टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस करो, म्यू माइनस वन बाय म्यू। मतलब आपको समझ में आ गया कि जब आप शिफ्ट फाइंड कर रहे हो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, तो वहां पर सिर्फ आएगा आर इंटू म्यू माइनस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम डिवाइड बाय म्यू, सिर्फ एक्स्ट्रा म्यू है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा याद रखने में इजी आएगा आपको। तो व्हाट इज शिफ्ट, व्हाट इज शिफ्ट when the object is in rarer medium, r into mu minus 1. What is shift when the object is in denser medium, r into mu minus 1 upon mu। और ये काम में आएगा आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। गुड, देन यहाँ तक हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए ग्लास और वाटर का, तो यहाँ भी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लास, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास का स्लैब लिया, मैं उस ग्लास के स्लैब के थ्रू देख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को। अब मैं तो ग्लास के नीचे नहीं बैठ सकता ना, तो ग्लास का स्लैब लिया और आंखों के आगे रख दिया एंड आई एम लुकिंग एट सम ऑब्जेक्ट लाइक बर्ड। तो इफ यू हैव ग्लास, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो इन दैट केस s इक्वल टू r into 1.5 minus 1। व्हाट इज 1.5 minus 1, 0.5। व्हाट इज 0.5, 1/2, तो ये क्या आएगा, r/2। तो व्हाट इज शिफ्ट, r/2। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल हाइट 10 फीट है तो शिफ्ट कितना है, 5 फीट है, तो शिफ्ट हो गया। अभी आपको एपरेंट हाइट फाइंड करना है। हाउ डू यू फाइंड एपरेंट हाइट फ्रॉम हियर, आर प्लस एस। तो एपरेंट हाइट इक्वल टू आर प्लस एस, तो यह आ जाएगा आर प्लस r/2, दैट इज 3r/2।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बर्ड जो मतलब ऑब्जेक्ट था बर्ड, अगर वो 10 फीट पे था तो मुझे कितने फीट पे दिखेगा? 15, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 10, व्हाट इज 10/2? 5, व्हाट इज 5 × 3? 15। तो 10 फीट था लेकिन हमको कितना दूर दिख रहा है? 15 फीट। so it is appearing away than actually it is. Similarly, now if you are looking from inside water, so observer is in water, object is in air. In that case, refractive index is 4/3, and in that case, S equal to R into 4/3 minus 1. How much is this? तो ये आ जाएगा R/3. So A will be equal to R plus S, R plus R/3. How much is this? 4R/3. 4R/3. गुड, हो गया यहाँ तक बराबर? तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, देखो इंपॉर्टेंट, इफ यू नोटिस, तो इस केस में ए इक्वल टू कितना आया था? 3/2R। 3/2 मतलब 1.5। 1.5 सही है ना? व्हाट इज 1.5 ग्लास के लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ए क्या है? म्यू आर। वो तो तुमने पहले ही बोला है, ए इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो एपरेंट हाइट फाइंड करने की तुमको जरूरत ही नहीं थी, तुमको यहीं से मिल गया था वो। व्हाट इज एपरेंट हाइट? म्यू इंटू आर। और ऐसा ही तो आया, आया कि नहीं? ए इक्वल टू म्यू आर फॉर ग्लास एंड ए इक्वल टू ऑल्सो म्यू आर फॉर वाटर। क्लियर? गुड। तो व्हाट इज एपरेंट हाइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल हाइट, और डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर श्योर? गुड। So if this is clear, let me ask you a question again. What is refractive index if the object is in denser medium and the observer is in rarer medium? R by A, real depth upon apparent depth. What is shift in this case? R minus A, बराबर? और in terms of refractive index, R into mu minus 1 upon mu. What is refractive index when the object is in rarer medium? A by R. What is the shift in this case? A minus R, or it is R into mu minus 1. Good. So यहाँ तक clear है. तो now we can move ahead to the next topic, and that is very interesting. Total internal reflection. और ये जो आप आजकल ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हो, हाई स्पीड इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक बहुत सारे हैं, जियो है, एयरटेल एक्सट्रीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या? वैसे बाय द वे, जैसे शॉर्टकट में इसको लिखते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो तुम थोड़ा सीधा बैठ जाओ. थैंक यू. जैसे अपना जैसे घर में नाम होता है ना, किसी का सोनू, किसी का मोनू, वैसे इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हो? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छे समझ लो. वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और इट हैज चेंज्ड योर वर्ल्ड स्पेसिफिकली. और बेसिक बात ऐसा है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा अभी ट्रांजिशन पता नहीं है, क्योंकि आप जैसे 10th पास हुए या 10th में गए या इवन 7th 8th में थे, तो तब से ही आपके पास गैजेट्स थे, मोबाइल फोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट. तो आपको वो पेन नहीं पता स्लो इंटरनेट का कितना डेंजरस थिंग है वो. आई हैव टोल्ड यू वंस, हमारे टाइम पे, नॉट वेरी लॉन्ग बैक, 2004-5, इंटरनेट वॉज टू स्लो, 64 kbps. वो भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था. लेकिन जब से फाइबर ऑप्टिक आया है, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हो, द स्पीड हैज वेंट टू मे बी फ्यू जीबीज पर सेकेंड. यहाँ तो अभी 400-500 MBPS तो छोटी मोटी बात हो गई. अब ये होता कैसे है वो समझ लेते हैं. लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छे से समझेगा तो ऑप्टिकल फाइबर समझेगा. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे पहला कंडीशन है दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम. ये सबसे पहला कंडीशन है. तो जो भी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट होगा, मे बी यू हैव सोर्स ऑफ लाइट, मे बी यू हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट हियर. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है? डेंसर मीडियम में.
तो ये सबसे पहला कंडीशन है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, इट शुड बी इन डेंसर मीडियम। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ। आपको नंबर 2 ये पता होना चाहिए, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम एक रे ऑफ लाइट ले लेंगे, ये रे ऑफ लाइट है, लेट मी गिव दिस नेम एज ओ ए। तो दिस इज रे ऑफ लाइट ओ ए। बट अभी अभी आपने ही बोला, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स, कहाँ बेंडिंग हुआ इसका, हुआ क्या बेंडिंग? नहीं। तो डायग्राम करेक्ट है क्या? नहीं। यस और नो? यस। इफ यू से यस, कैन यू प्रूव दिस इज राइट? परपेंडिकुलर रे कभी भी बेंड नहीं होता, सो सिंपल रीजन है। आप एंगल कहाँ से मेजर करते हो? नॉर्मल से। तो यहाँ पे लाइट जा ही रहा है नॉर्मल की डायरेक्शन में। व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस? 0। So what is the angle of normal with normal? 0. So what is the angle of incidence here? 0. अगर angle of incidence 0 हो, तो angle of refraction भी 0 होता है, और इसको आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? मैंने एक चीज बताई थी आपको, हियर ऑनवर्ड्स लाइट ओरिजिनली जहां था उसको मीडियम नंबर क्या बोल देंगे? 1। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा μ1, μ1। और ये आ जाएगा मीडियम 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, विच इज एयर बेसिकली, क्योंकि तुमने बाहर क्या लिया है? एयर। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। तो सीधा बैठना सीख जाओ, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। गुड। व्हाट इज sin i? व्हाट इज i? 0। तो μ1 sin 0 इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी थी? 1, क्योंकि बाहर क्या है? एयर पे। व्हाट इज साइन ऑफ 0? 0। तो 0 इक्वल टू साइन r, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0। तो r इक्वल टू 0। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है? 0 है। इसका मतलब जो रे नॉर्मली इंसिडेंट हो, उसका बेंडिंग नहीं होता है, इट जस्ट गोज स्ट्रेट। गुड। तो ये जो रे ओए था, ये कैसा गया? स्ट्रेट गया। अब रे ओए छोड़ के बाकी रेस की बात करेंगे, तो क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स तो एक सिंगल रे इमिट करेगा नहीं, इट इमिट्स रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो लेट मी सी व्हाट हैपेंस टू रे ओबी, व्हाट हैपेंस टू रे ओसी, एंड व्हाट हैपेंस टू रे ओडी, ओई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे रेज हैं। तो जो पहला रे हमने दिखाया था ओ ए, इट गोज अनडेविएटेड, इसका डेविएशन नहीं हुआ, इसका बेंडिंग नहीं हुआ। देन जब भी हम लोग बेंडिंग की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो मैं हर जगह पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया नॉर्मल। देन यू हैव नॉर्मल ओवर हियर आल्सो। तो ये काम करेंगे, लेट अस से दिस इज रे ओबी, ओसी, ओडी एंड ओई। तो इफ यू नोटिस, ये जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ I1। नाउ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 0, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बराबर? बराबर है ना? ये अवे है कि टुवर्ड्स है? हाँ। तो दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेट्स से, let us say this is angle of refraction R1। ओके। देन यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, इस केस में भी, इवन इन दिस केस, यू विल हैव मोर बेंडिंग। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रे OB एंड OC बेंड्स विथ आर ग्रेटर देन आई। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो एक स्टेज ऐसा आएगा, एट वन स्टेज व्हाट विल हैपन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो ये
स्टेज जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन कैसे करोगे क्रिटिकल एंगल? कैसे डिफाइन करोगे? यस यू लास्ट बेंच, कैसे डिफाइन करोगे क्रिटिकल एंगल? हाउ विल यू डिफाइन क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degrees. This angle is called as angle of critical angle. This is called as critical angle. तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, पहले एंगल 0 था इंसिडेंस एंगल, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, इसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, if the angle of incidence is greater than critical angle, then the light is totally internally reflected. मतलब जो लाइट है वो मटेरियल के बाहर जा ही नहीं पाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा करते करते 90 डिग्री आ गया। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो व्हेन द एंगल of incidence is greater than critical angle, angle of refraction is greater than 90, और angle of refraction 90 से ज्यादा होना मतलब light is totally internally reflected। ऐसा क्लियर हुआ? गुड। Alright, so now we will repeat this again slowly once again, क्योंकि इसके जो applications है they are very interesting। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला एप्लीकेशन एज आई टोल्ड यू ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा है प्रिज्म बाइनोक्यूलर, तीसरा है पेरिस्कोप। वो तब समझेगा जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। तो द आइडिया हियर इज, सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? इन डेंसर मीडियम, राइट? वेरी गुड। And the rays are traveling from denser to rarer. So let us consider an object, some source of light which is placed in a denser medium. तो हमारे पास एक source of light है. Let us say this is source of light O. It is placed inside a denser medium. So consider a source of light. Consider a source of light O placed inside a denser medium. Inside a denser medium. So we know that whenever light travels from denser to rarer, it bends away from normal. वो मैं भी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली बाय कंसिडरिंग द फर्स्ट रे ओ ए। तो जो ओ ए रे है, ये जो ओ ए रे है, रे ओ ए, क्या होगा इस रे ओ ए का? रे ओ ए का क्या होगा? रे ओ ए गोस अनडेविएटेड। अब ये अनडेविएटेड का मतलब क्या होता है? अनडेविएटेड का मतलब होता है कि स्ट्रेट जाना, I इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू 0। नोट्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स दिया है, यहाँ पे हमको पूरा नोट्स लिखना नहीं है, इसके लिए जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ। देन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रे ओ बी एंड रे ओ सी, they get refracted with angle of refraction greater than angle of incidence। तो ये रे ओ बी है, दिस इज रे ओ बी, दिस इज रे ओ सी, और यहाँ पे कहीं उनका नॉर्मल भी दिखाना पड़ेगा, दिस इज नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल था, दिस एंगल हियर, ये हमने बोला था I1, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I2। ये है R1 और ये है R2। तो rays OB and OC, rays OB and OC get refracted with angle of refraction greater than angle of incidence। है ना क्लियर? तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, angle of incidence increases,
angle of refraction also increases. Angle of refraction also increases. एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। उस एंगल को क्या बोलते हो? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये किसका वैल्यू है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू है? इंसिडेंस का वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको आगे जाके क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट, तो पहले बता दूंगा, एट a particular angle of incidence, angle of refraction becomes, कितना हो गया angle of refraction? 90 degree. Angle of refraction becomes 90 degree. और इस एंगल को क्या बोलते हो? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हो? क्रिटिकल एंगल। दिस angle of incidence is known as critical angle. तो अब अगर, और वेल बाय द वे, इस क्रिटिकल एंगल को डिनोट करते हो या तो IC से या फिर C। अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? The ray of light is completely reflected inside the medium. So क्या बोलते हो? Total internal reflection. So if the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light is totally internally reflected. तो इसके बाद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप डिफाइन कर लोगे खुद, तो मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल है। So when a ray of light travels from denser medium to rarer medium is incident at an angle greater than critical angle, it is totally internally reflected. This phenomena is known as total internal reflection. तो total internal reflection के दो कंडीशन है। There are two conditions for total internal reflection. Conditions for TIR. तो कौन से दो कंडीशंस है? लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए? The ray of light must be traveling from optically denser to optically rarer medium. For example, glass to air, water to air, etc., etc. So the ray of light must be traveling from optically denser टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अभी ऑप्टिकली मैंने लिखा नहीं है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर टू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, of course the angle of incidence inside denser medium must be greater than critical angle, तो ये दो कंडीशंस है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हैपन, टू ऑकर। अब इसके बाद, बिफोर वी गो अहेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल डिफाइन कैसे करेंगे और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे और क्रिटिकल एंगल फाइंड कैसे करेंगे। क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल पूछा तो क्रिटिकल एंगल तुम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो इनसाइड द मीडियम एंड सी देखो इतना एंगल है, ऐसा नहीं होता है। तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसे है कि डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं होता। कैसे करेंगे हम? क्या मटेरियल के अंदर जाके बैठेंगे, देखो ये रे सीधा गया, देखो वो रे ऐसा गया, फिर इसके लिए 90 डिग्री हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यू हैव टू फाइंड critical angle by some or the other way.
और दैट इज द रीजन कि फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि ये आपको सिखाता है कि अलग अलग चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, प्रोवाइडेड आपकी इच्छा हो तो। जो मुझे दो लोगों की दिख नहीं रही, कब से बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, वो वार्निंग हो गया, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं मिलेगा। ध्यान से रिवीजन। So let us first define what is critical angle and then find out the formula for critical angle। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि आगे जाके एक क्वेश्चन आता है फिश का। फिश वो थ्योरी में नहीं है आपको, लेकिन आपको जेडबल नीट में आता है। फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। जैसे तुम्हारा फील्ड ऑफ विजन क्या है, हेमिस्फीयर। तुम अर्थ की सरफेस पे खड़े होके ईस्ट से वेस्ट 180 डिग्री पूरा देख सकते हो, नॉर्थ से साउथ भी देख सकते हो, तो एक हेमिस्फीयर बनेगा। लेकिन फिश विच लिव्स इनसाइड वाटर, तो फिश इज एन लिविंग बीइंग विच इज इनसाइड डेंसर मीडियम। उसका जो फील्ड ऑफ विजन होता है दैट इज लिमिटेड टू अ कोन। उसको कोन के बाहर कुछ नहीं दिखता। और इसके लिए भी वो तब तक अटैक नहीं करती जब तक द प्रे प्रे मतलब उसका जो शिकार होता है वो बहुत पास में नहीं आता, क्योंकि फिश को दिखता ही नहीं है कोन के बाहर। तो फिश इज एबल टू सी ओनली ओनली विद इन अ कोन। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी समझेगा आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, वी विल सी दैट ऑल्सो। पर पहले उसके लिए क्या पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल डिफाइन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, अभी देखा हमने, when a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, the angle of incidence inside the denser medium, क्योंकि लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे है, डेंसर मीडियम में, क्योंकि रेयर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from optically denser to optically rarer medium, the angle of incidence inside the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is defined as critical angle। तो critical angle define कैसे करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So when a ray of light traveling from ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अभी ऑप्टिकली डेंसर क्यों बोला ये भी पता होना चाहिए। देखो ऐसा है, ऑप्टिकली डेंसर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेंसिटी ज्यादा ही होगा। आप जब बोलते हो डेंसर मीडियम मतलब नॉर्मली आप क्या बोलते हो कि एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे कंपेरिजन में ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ऑयल का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी में किसका ज्यादा है, वाटर का, राइट। पेट्रोल एंड वाटर, वाटर का ज्यादा है, राइट। मर्क्यूरी एंड वाटर, मर्क्यूरी का ज्यादा है। तो वहां पे तुम फिजिकल डेंसिटी की बात कर रहे हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, 99% केसेस में ऐसा ही होता है, जो मटेरियल डेंसर है वो ऑप्टिकली डेंसर भी है। 99% केसेस में होता है, इफ अ मटेरियल हैज मोर डेंसिटी इट इज ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन देयर मे बी एक्सेप्शंस, देयर कैन बी अ मटेरियल व्हिच इज ऑप्टिकली डेंसर बट इन रियलिटी वो फिजिकली डेंसर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। ओके तो इसलिए हमको मेंशन करना पड़ेगा ऑप्टिकली डेंसर। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम is is incident incident कैसे डिफाइन करोगे, हाउ विल यू डिफाइन क्रिटिकल एंगल व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम, देन क्या क्या डिफाइन करेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पे था एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनसाइड इनसाइड डेंसर मीडियम, फॉर विच इस एंगल के लिए क्या हुआ, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना 90 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में था, रेयर। तो फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज हाउ मच, इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। इसको क्या बोलोगे, इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको,
कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। वो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है। So when a ray of light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium, the angle of incidence inside the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree is known as critical angle। और मैंने बाय डिफॉल्ट तुमको बता के रखा है जहां से लाइट ट्रेवल हो रहा है उसको मीडियम वन बोलोगे तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वन, जहां जा रहा है उसको मीडियम टू बोलोगे तो ये हो गया म्यू टू। फिर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? बताओ बताओ बताओ। म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, लेकिन आर इधर है 90 और ये जो एंगल है ये क्रिटिकल है तो ये क्या है? आई सी। तो म्यू वन, तो लेट अस से म्यू वन इक्वल टू म्यू, और म्यू टू तो वन हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या था? एयर। तो म्यू वन इज म्यू साइन आई सी, म्यू टू इज वन, व्हाट इज साइन 90? इट इज ऑल्सो वन, बराबर। तो यहां से तुमको मिल गया साइन ऑफ आई सी। व्हाट इज साइन आई सी फ्रॉम हियर? वन अपॉन म्यू। तो व्हाट इज आई सी फ्रॉम हियर? साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन म्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल। अब हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं ये भी कंफर्म कर सकते हो अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है तो। अगर ग्लास हुआ तो व्हाट इज म्यू? 1.5, 1.5 मतलब 3/2। तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/3/2, 2 गया ऊपर तो 2/3। साइन इनवर्स ऑफ 2/3 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0.66666, दैट इज करेक्ट। गलती से भी ऐसा आया, अगर आपने ऐसा लिख दिया आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि म्यू की वैल्यू एयर को छोड़ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और साइन की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन वन होती नहीं है। इसके लिए मैथ्स एंड फिजिक्स शुड गो हैंड इन हैंड। अगर आपको मैथ्स पता है तो आपका फिजिक्स अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हुई। तो कैसे निकाला फॉर्मूला? बहुत सिंपल था, हमने सिर्फ स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। कहाँ पे? इंटरफेस। अब ये वर्ड भी आप ध्यान रखो, इंटरफेस इज अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सरफेस था ये ग्लास और एयर को क्या कर रहा है? सेपरेट। इसको क्या बोलोगे? इंटरफेस। तो हमने कहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई किया? इंटरफेस पे। म्यू वन साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू साइन 90, म्यू वन को म्यू बोल दिया, म्यू टू इज वन और साइन 90 ऑल्सो वन। तो म्यू साइन आई सी इक्वल टू वन, तो व्हाट इज साइन आई सी? 1/म्यू। तो व्हाट इज आई सी? साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू। ये मिल गया आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। हो गया? सिंपल था, सिंपल है ना? Light is traveling from rarer to denser. The angle inside the denser medium is critical angle, hence the angle of refraction is 90. तो उसके बाद आपने सिर्फ इंटरफेस पे क्या अप्लाई किया? स्नेल्स लॉ। क्लियर? गुड। तो अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देखेंगे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। 3 में से सबसे पहला है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आप फाइबर ऑप्टिक भी बोलते हो। तो लेट अस लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ total internal reflection, applications of TIR। इसमें सबसे पहला है ऑप्टिकल फाइबर। अभी ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? वेरी सिंपल थिंग। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब्स, दे आर नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। तो व्हेन आई से लार्ज नंबर ऑफ, तो थोड़ा पहले समझ लेंगे। अगर आपने देखा होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन एट योर होम। ओके, गुड नंबर। तो जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं, हैव यू सीन वो वायर को ऐसा कट करते हैं और उस वायर के अंदर से बारीक बारीक थोड़े वायर्स निकलते हैं, 4-5 थिन वायर्स। तो वही वहां पे पहले पॉइंट में बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, क्या बोला है? It consists of large number of, it consists of large number of very small या fine, very glass tubes,
very small or very fine glass tubes. ग्लास या फिर क्वार्ट्ज, दोनों में से एक मटेरियल यूज होता है. गुड. तो इफ यू सी इनसाइड दैट ऑप्टिकल फाइबर, आपको एक नहीं बहुत सारे, यू विल सी एन नंबर ऑफ सच वायर्स. ये सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर है. इसमें से हम एक को ही देखेंगे और एक का कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे. तो वी विल जस्ट फोकस ऑन ओनली वन फाइबर. तो हर एक फाइबर में each optical fiber consists of a central core. तो सेंटर में एक कोर होता है और उस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7. तो अगला पॉइंट वही लिखा होगा. क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है. तो सेंट्रल पार्ट ऑफ ईच फाइबर, central part of each fiber is known as core, and has a refractive index of 1.7 and has a refractive index of 1.7. तो कंस्ट्रक्शन पहले समझ लो तो वर्किंग पे भी आ जाएंगे. और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम कोट करते हैं, कोट. तो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस सेंट्रल पार्ट, इसको क्या बोला है, कोर. और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.7. दिस सेंट्रल पार्ट इज कोटेड विथ अ थिन कोटिंग. और ये जो थिन कोटिंग इसको बोलते हो क्लैडिंग. क्या बोलते हैं इसको, क्लैडिंग. तो ये क्लैडिंग आ गया. और जो क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5. तो दिस कोर is coated with a material which is known as cladding. This core is coated with a material, of course thin coating है, with a material known as cladding. इसको बोलते हैं cladding. तो ये जो रेड में दिखा है वो क्या है, cladding, and has रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. तो कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है, कौन सा ऑप्टिकली रेयर है. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.7. और क्लैडिंग का कितना है. तो कौन डेंसर है, कौन रेयर है. कोर इज डेंसर एंड क्लैडिंग इज रेयर. देयरफॉर कोर इज डेंसर कंपेयर टू क्लैडिंग. अब कंपेयर टू क्लैडिंग, अभी ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है वो समझ लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, तो थोड़ा सा सर को भाई साहब 2-3 बार हो गया बोल के तुम ग्रीन शर्ट, ध्यान दो यहाँ पे. तो नहीं, ये दिस ग्रीन शर्ट, नॉट ग्रीन टी शर्ट. ध्यान यहाँ पे दो. हाँ तुम, क्या आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि शायद मैं चाइनीज में बात कर रहा हूँ. चिंग चुंग चांग चुंग चुंग, सॉरी दैट इज नॉट चाइनीज. अच्छे खासे टॉपिक का तुम पूरा मजाक उड़ा रहे हो, ओनली फ्यू ऑफ यू. और अभी ये तो लिमिट होता है. नहीं, आई एम नॉट स्पीकिंग पंजाबी ऑफ कोर्स, डोंट वरी. आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन पंजाबी, तो आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू इन पंजाबी ऑल्सो. तो देखो अभी इसके बाद जो 2-3 लोगों को मैं कब से बोल रहा हूँ, अगर दिखे तो कल से आपका बैच चेंज है विदाउट एनी फर्दर नोटिस. या तो बैच चेंज है तो एडमिशन कैंसिल है, आपकी मर्जी है वो. ओके, 1.5 hour आई नीड. आई एम गेटिंग 1 hour 20 minutes मोर और लेस. सिलेबस भी खत्म करना है, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट भी इंसर्ट करना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे. इतना थ्योरी लेने का जरूरत इसलिए है, आई एम टेलिंग यू अगेन. और हमने एक गेस्ट को भी बुलाया था, सिर्फ उसके लिए रीजन था कि आपको समझ में आए कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुमको थ्योरी नहीं पता तो तुम स्कोर नहीं कर सकते हो. वेरी सिंपल. छोटे छोटे चीजें होती है. ये इतना मैं बता रहा हूँ, ये कोर है, ये क्लाइडिंग है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, वो ऑप्टिकली रेयर है. अगर ये पता होगा तो जेई के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. फाउंडेशन है ना. तुम भी दूसरे फ्लोर पे आते हो, 40-50 सीढ़ी चढ़ के आते हो, फिर जंप मारते हो ऐसे ऊपर. नहीं मारते, नहीं मार सकते, गिर जाओगे और हड्डी बड्डी टूटेगी अलग. यहाँ पे गिर गए तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, विच इज समथिंग, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू माई करियर ऑल्सो.
मुझे भी तो सोचना है आगे जाके टीचिंग में कंटिन्यू करना है कि छोड़ना है इसको। तो थोड़ा सा आप लोगों का रिजल्ट मुझे भी मोटिवेशन देगा। तो रिमेम्बर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। तुमको ज्यादा हेवी लग रहा है तो यू आर इनवाइटेड टू चेंज योर बैच, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन यहाँ पे अगर तुमको ये बैच में आना है तो इस बैच में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। शाम की बैच में थोड़ा सा हम रिलैक्स रहते हैं, तो तुमको वहाँ आना है तुम वहाँ आ सकते हो, बट इसके बाद मेरे को गड़बड़ नहीं चाहिए। तो आ जाते हैं वापस से TIR पे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास उतना नहीं है। ओके, 15-20 मिनट पढ़ाना और 25 मिनट 1 घंटा भाषण देना, वो शायद दैट इज समथिंग रॉन्ग। यू डोंट पे मी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस डिफरेंट थिंग, यू पे मी टू टीच यू फिजिक्स। तो अभी आ जाओ फिजिक्स पे। तो होता क्या है, each fiber consists of a central part which is known as core. It is optically denser with a refractive index of 1.7, and it is coated with a very thin coating है, so it is coated with a material which is known as cladding and the refractive index is around 1.5। इसका मतलब कोर हो गया डेंसर और क्लैडिंग हो गया रेयरर। अब by the theory of total internal reflection, for the ray of light to totally internally reflect, the light traveling from denser medium must be incident at an angle greater than critical angle, तब जाके होगा TIR। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का ट्यूब है, हमको सबसे पहले इसमें रे ऑफ लाइट को इंसर्ट करना पड़ेगा, अंदर भेजना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एंड से एक सुटेबल एंगल पे यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं, सुटेबल स्मॉल एंगल। क्योंकि अगर ये एंगल थोड़ा भी चेंज हुआ, वेल जेई नीट में आप देखोगे इस एंगल को बोलोगे एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलोगे? एक्सेप्टेंस एंगल। क्योंकि ये एंगल डिसाइड करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड करेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे डिसाइड क्या करेगा पता है आपको? वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। मतलब रे ऑफ लाइट बाहर एयर से अंदर गया, अब जब वो अंदर गया तो रिमेंबर साइन आई, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल के साथ रिलेटेड है और ये एंगल इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बनेगा और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अगर बाहर का जो एंगल है वो ही सही से एडजस्ट नहीं किया, तो फिर इस वॉल पे जहां पे कोर और क्लैडिंग सेपरेट होते हैं, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और अगर ये एंगल, इफ दिस एंगल इज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट जाएगा बाहर, तो सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं। So remember, it is very important. The light is made to enter through one end of the tube, such that when this ray strikes the wall of the fiber, it strikes at an angle greater than critical angle. और जब एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बराबर। And then this totally internally reflected ray strikes the opposite wall of the fiber। वहां से आया यहाँ पे अपोजिट वॉल पे आके स्ट्राइक कर दिया, और होता ऐसा है कि ये एंगल भी ग्रेटर देन क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि तुमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा है। अगर ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम इफ द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। तो याद आया हमने 4 फंडामेंटल लॉज क्यों देखे थे? वहां हमने क्या बोला था? थर्ड रूल था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें दूसरा पार्ट था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा है। अगर ये भी थीटा है तो ये कितना है? थीटा है। अगर ये थीटा है तो फिर ऐसा चलता जाएगा, ये भी कितना है? थीटा है। और ये थीटा है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? थीटा आएगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट एक बार एंटर कर गया, वो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। गुड। एंड दस इट कैरीज द सिग्नल, मतलब डेटा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये लाइट है। अब प्रॉब्लम क्या था? जो नॉर्मल तुम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते थे, कम से कम मैंने किया है, तो उस केस में जो डेटा था वो जाता था इन द फॉर्म ऑफ करंट। और जब भी करंट के थ्रू भेजोगे तो 2 मेजर इश्यूज है। नंबर 1, करंट अगर है तो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो हीटिंग का प्रॉब्लम है।
और ऑलरेडी हमारे कंट्री में कम से कम हमारे रीजन में 45 डिग्रीज क्रॉस कर जाता है, उसमें और एक्सेस ऑफ हीटिंग। तो लार्ज लार्ज डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट करना और हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिट करना इज नॉट पॉसिबल। वायर विल मेल्ट डाउन, और वायर मेल्ट हो गया तो हमको वायर चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, कॉपर यूज करोगे तो कॉपर चोरी हो जाता है। तो दैट इज द मेजर इशू। यहाँ पे वो दोनों ही प्रॉब्लम खत्म हो गए। ये ग्लास का ट्यूब है, इसको चोरी करके कौन क्या करने वाला है, बिकेगा नहीं। सॉल्व। तो तुम देखोगे आजकल इंटरनेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉपर नहीं है, तो नो वन विल बेसिकली चोरी करके जाएगा नहीं, उसके कुछ काम का नहीं है। नंबर 2 एंड मेजर थिंग, नंबर 2 इज दिस, कि इस केस में देर इज नो रेजिस्टेंस एंड ये लाइट है, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। अगर मैं ग्लास भी लेता हूँ तो मैंने अभी बताया स्पीड ऑफ लाइट कैसे फाइंड करोगे, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो वी इक्वल टू सी बाई म्यू। मैं टेम्पररीली म्यू की वैल्यू को टेम्पररीली 1.5 मान रहा हूँ, मुझे पता है 1.7 है, मैंने ही बताया, लेकिन मैं टेम्पररीली क्या मान रहा हूँ 1.5, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो 1 एंड 2, व्हाट इज द स्पीड हियर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। So that is why you get so high speed internet connection with the help of optical fiber। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो क्या है, अभी पूरा हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग पूरा लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझ लो। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन ग्लास ट्यूब्स। Each fiber consists of a central part which is called as core and has a refractive index of 1.7. It is coated with a material known as cladding with refractive index 1.5. Wood, hence core is denser and cladding is rarer. Light enters from one end of the tube and this light gets refracted inside the tube. This refracted ray, ये जो refracted ray है, this refracted ray falls on the wall of the optical fiber at an angle greater than critical angle and hence it gets totally internally reflected। और क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, by laws of reflection, angle of incidence and angle of reflection are same provided the reflection is in same medium। तो ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। तो वापस से ये जो सामने वाली वॉल पे ये जो रे इंसिडेंट हुआ, इट इज अगेन इंसिडेंट एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो वापस से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे बिलियंस ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता जाएगा रे। एंड this is how you can transmit data from one end to another end with the help of optical fiber at a very high speed। क्लियर यहाँ तक? अब ऑप्टिकल फाइबर के, एज आई टोल्ड यू, कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, उसके कुछ एडवांटेजेस है एंड दे आर वेरी यूजफुल टू अस। अगेन मैं हमेशा एग्जांपल्स देता हूँ ऐसे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है। एटलीस्ट आई वाज लकी, क्योंकि हमारे केस में हमने सारे ट्रांजिशन देखे। हमने वो टाइम भी देखा जब मोबाइल फोन थे ही नहीं, फिर वो देखा जब मोबाइल फोन आया, 20,000 का एक पैनासोनिक का ब्लैक स्क्रीन वाला फोन था, 10 रुपए आउटगोइंग था, 6 रुपए इनकमिंग था, सब देखा है। उसके बाद वापस से फीचर फोन आए, उसके बाद स्मार्टफोन आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली वी हैव सीन बड़े स्क्रीन के कंप्यूटर्स विद वेरी लो मेमोरी, then we have seen laptops, and then we have seen very fast computers, we have seen modern day small devices, supercomputer type of things। Similarly, we have seen slow connections, we have seen that old डब्बा टीवी, CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो जो हमारे घर में पहली बार कैथोड रे ट्यूब आया था, मतलब टीवी आया था उस जमाने का, सिर्फ 10 चैनल चलते थे, 10, ओनली 10 चैनल्स। तो अगर आपको 10 के ऊपर देखना है तो एक डिलीट करना पड़ेगा, फिर दूसरा डालना पड़ेगा। तो उसके बाद वो नया टीवी आया जिसमें 100 चैनल्स थे। अब ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली आजकल केबल कनेक्शन लेते ही नहीं है, वी नॉर्मली बेसिकली हैव दिस ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन जो केबल कनेक्शन लेते हो, तो आज का केबल कनेक्शन और पहले का केबल कनेक्शन में भी डिफरेंस है। आज का केबल कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, पहले का था वायर्ड कनेक्शन, तो उसमें चैनल का लिमिटेशन था, यहाँ पे नहीं है। तो नंबर 1 एडवांटेज, नंबर 1 ये एडवांटेजेस है किसके, ऑप्टिकल फाइबर के। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो एज यू कैन सी, उसका क्या है, ब्रॉड बैंडविड्थ है। ब्रॉड बैंडविड्थ, पहली बात तो बैंडविड्थ पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ। तो ईच फ्रीक्वेंसी देखो अभी क्या होता है ना,
आपको डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सुना है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट फ्रॉम गामा रेस, उसके बाद होता है एक्स रे, उसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट, फिर होता है विजिबल, उसके बाद होता है इंफ्रारेड। इंफ्रा में तीन होते हैं, नियर मिड एंड फार, फिर होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बैंडविड्थ ब्रॉड होना मतलब वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है, और बैंडविड्थ स्मॉल होना इसका मतलब वो कम फ्रीक्वेंसी अलाउ करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या है, ब्रॉड बैंडविड्थ है, मतलब इट अलाउज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू। तो फॉर टीवी सिग्नल्स, एक सिंगल फाइबर की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, ये सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, इट कैन कैरी अप टू 90,000 चैनल्स। 90,000, हमारे जमाने में 10 थे, अभी 90,000 है। एक सिंगल फाइबर की बात कर रहा हूं मैं। तो दैट इज वन एडवांटेज। तो जैसे आप देखते हो ना, जी टीवी, सोनी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, ईच ऑफ देम वर्क एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी। जैसे आप रेडियो की बात करते हो 95 पॉइंट समथिंग, 104 पॉइंट समथिंग, तो वैसे ही टीवी चैनल्स भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी 90,000 सिग्नल्स, 90,000 इंडिपेंडेंट सिग्नल्स। देन लो एटेन्यूएशन लॉस, मैंने अभी अभी आपको बताया, कंपेयर टू करंट कैरिंग वायर्स, इसमें लॉस ना के बराबर है। तो अगर हम लोग करंट के थ्रू सिग्नल भेजते तो लिमिटेशन थे, लार्ज डिस्टेंस से तुम भेज नहीं सकते हो। यहाँ पे यू कैन बेसिकली सेंड सिग्नल फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स विदाउट विदाउट एनी लॉस और वेरी लेस लॉस। तो इसका जो एटेन्यूएशन लॉस है, मतलब एटेन्यूएशन मतलब द लॉस दैट यू मेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो, वो बहुत कम है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, आपको पता है कॉपर कंडक्टर है, तो जहां जहां कंडक्टर यूज होता है वहां वहां पे आपको इंसुलेशन करना पड़ता है। इंसुलेशन मतलब जैसे कि वायर के ऊपर मैंने रबर लगाया है। दूसरा, ग्राउंडिंग करना पड़ता है, अर्थिंग बोलते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में। वो कब, जब करंट हो। यहाँ पे करंट है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सिग्नल ही नहीं, तो इंसुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं। सो नो इश्यू विथ ग्राउंड लूप्स ऑफ मेटल वायर्स और लाइटनिंग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इंसुलेशन करना ही नहीं पड़ता। गुड। देन थेफ्ट प्रिवेंशन मैंने अभी बताया, इट डज नॉट यूज एनी कॉपर। तो इट डज नॉट यूज एनी कॉपर और एनी अदर एक्सपेंसिव मटेरियल। तो जब कॉपर यूज नहीं हुआ तो चोरी कौन करने वाला है? कोई नहीं करेगा, उसके काम का नहीं है वो। देन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी वी लिव इन अ रीजन जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री भी क्रॉस करता है, और ऊपर से तुम अगर करंट के थ्रू डेटा भेज रहे हो, राइट, तो हीट जनरेट होगा, तो मेल्ट डाउन हो जाएगा, मतलब देर इज बेसिकली प्रॉब्लम विद डेटा। डेटा तुमने ट्रांसमिट कर दिया, पहुंचा ही नहीं दूसरे एंड तक, तुमने मेल भेज दिया, वहां पहुंचा ही नहीं, राइट। अब यहाँ तो वैसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंटरनल डैमेजेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। दैट इज वाई दिस इज एक्चुअली मच मोर स्टेबल ऑल्सो। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अगर कोविड आने तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो 90% ऑफ द लाइव क्लासेस हो ही नहीं सकते थे। तो रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ता आपको, क्योंकि यू नीड टू हैव हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। तो इंटरनल डैमेज होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। हाई स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, here this is very high speed since it uses electromagnetic waves, and as I just demonstrated, electromagnetic waves can travel with a speed of 2 into 10 raised to 8 meter per second also. है तो क्लियर? तो ये थे किसके एडवांटेजेस? ऑप्टिकल फाइबर के। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टोटल है 3 एप्लीकेशन। इसके बाद है प्रिज्म बाइनोक्यूलर, और उसके बाद है पेरिस्कोप। तो वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।